11 साल हो गए इस बात को, लेकिन आज भी ये कहानी वैसी ही जिंदा है। बात मई 2008 की है। एक नोएडा में पुलिस वाला था जिसका नाम था रतन सिंह। वो अपनी मोटरसाइकिल पर पोटली लेकर एक जगह से दूसरी जगह लगातार आ जा रहे थे। रतन सिंह की उम्र अच्छी खासी हो गई थी पुलिस में, और हमें खबर मिली कि रतन सिंह पिछले कई दिनों से अपनी मोटरसाइकिल पर एक पोटली लेकर घूम रहे हैं और यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। तो पता किया फिर, जो हमारे नोएडा में उस वक्त रिपोर्टर थे, तब हमारा दफ्तर दिल्ली में हुआ करता था वीडियोकॉन टावर में, तो उस पोटली के बारे में नोएडा के रिपोर्टर तब मुखराम हुआ करते थे, उनसे बात की तो उस पोटली की सच पता चली। फिर मन में अचानक जागा कि ज़रूर मिलना चाहिए रतन सिंह से और देखना चाहिए। तो खैर पता चला कि उस दिन रतन सिंह नहीं है दिल्ली में, रतन सिंह आगरा गए हुए हैं। वेट किया, 2 दिन के बाद खबर मिली कि रतन सिंह नोएडा में आ गए हैं और उनकी बाइक वहीं खड़ी हुई है पुलिस स्टेशन में, और बाइक के साथ पोटली भी है। पहुँचे, रतन सिंह से मुलाकात हुई, बात हुई, सब कुछ हुई। तो पता चला कि पिछले 2 हफ्ते से रतन सिंह अपनी मोटरसाइकिल पर एक पोटली लेकर दिल्ली, आगरा, लखनऊ, गाज़ियाबाद, इन सभी जगहों के चक्कर काट रहे हैं। और उस पोटली में जानते हैं क्या था? एक औरत की लाश के कंकाल। और वो औरत जिसकी लाश थी उसके अंदर, उसे मारने के बाद जला दिया गया था। तो जब पता चला कि वो केस क्या है, तो मालूम हुआ कि फरीदाबाद के एक कुएं में एक औरत को पहले मारा गया चाकू से, और उसके बाद उसकी बॉडी उसकी कुएं में डाल दी गई, और कुएं के अंदर ही लकड़ी और बाकी झाड़ वाड़ डालने के बाद पेट्रोल से एक तरह से वहीं उसकी चिता जला दी गई। बाद में किसी तरह उस जली हुई बॉडी के ऊपर नज़र पड़ती है। कुछ दिनों बाद पुलिस बरामद करती है, शिनाख्त होती है, तो नोएडा का मामला निकलता है, उसे नोएडा लाया जाता है। अब वो कंकाल बचा था क्योंकि ज़्यादातर बॉडी का हिस्सा जल चुका था। तो उस कंकाल को, अब ये भी है कि इसमें पुलिस और बाकी चीज़ों की जो फैसिलिटी होती है वो भी ये कहानी आंखें खोलती है। एक पोटली में लपेटा जाता है और उसको लपेटने के बाद एक पुलिस वाले को ये ड्यूटी दी जाती है कि इसका पोस्टमार्टम कराओ और इसके फॉरेंसिक के लिए DNA वीएनए सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो पुलिस वाला बेचारा उसको पोटली बनाकर अपनी मोटरसाइकिल पर रखता है और सबसे पहले मुर्दाघर पहुंचता है। मुर्दाघर में पोस्टमार्टम होता नहीं, अजीब अजीब बहाना था। इसके बाद फिर कहते हैं कि इसका फॉरेंसिक टेस्ट और बाकी चीज़ें होंगी, तो उसके लिए आगरा लैब भेजा जाता है, फॉरेंसिक लैब। जब वो आगरा पहुंचता है तो आगरा में लैब में उससे कहा जाता है कि ये यहाँ का मामला नहीं है, तुम एक काम करो, इसको लखनऊ ले जाओ। अब वो आगरा से जाहिर सी बात है लखनऊ नहीं जा सकता था बिना अपने बड़े अफसरों से परमिशन लिए हुए। तो वो आगरा से वापस नोएडा आता है, नोएडा में कागजात साइन होते हैं, फिर वो उसको लेके लखनऊ जाता है। जब लखनऊ फॉरेंसिक लैब पहुंचता है तो वहाँ से कहा जाता है कि नहीं, पहले गाज़ियाबाद जाओ, वहाँ से ये होगा और उनकी रिपोर्ट पे हम अपनी रिपोर्ट देंगे। फिर वो लखनऊ से आता है, फिर वो गाज़ियाबाद जाता है। चूँकि इतने चक्कर काट चुका, फिर ऊपरी अफसर, कोई बड़े अफसर दखल देते हैं, फिर गाज़ियाबाद में खैर वो चीज़ें होती हैं। उसके बाद वो वापस फिर लखनऊ जाता है। तो इन सारी चीज़ों में वो एक पुलिस वाला एक मोटरसाइकिल पर एक औरत के कंकाल को लिए घूम रहा है, भटक रहा है। जाहिर सी बात अपने आप में एक कहानी थी, ह्यूमन, उसको सामने रख कर भी। तो ये चीज़ें हुई। खैर उसके बाद मीडिया में ये चीज़ें आई, इस कंकाल को जिस तरीके से लेकर मोटरसाइकिल पर घूमा जा रहा था, नोटिस लिया गया, पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा। उसका आनंद फानन में फिर वो सारी चीज़ें हुई जो 15 दिन पहले हो जानी चाहिए थी। अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब एक क्यूरियोसिटी थी कि आखिर ये इस जो कंकाल है वो कौन है, किसका है। फिर वहाँ से एक नई कहानी सामने आती, एक ऐसी कहानी जिसकी शायद दूसरी मिसाल मैंने अपने करियर में नहीं देखी क्राइम रिपोर्टिंग में। पता चला कि पोटली में जिस पुलिस वाले के मोटरसाइकिल पर वो कंकाल 2 हफ्ते से लेकर घूम रहा था, कभी आगरा, कभी लखनऊ, कभी गाज़ियाबाद, कभी नोएडा, वो एक औरत की लाश थी, लाश का कंकाल था।
और वो औरत कोई और नहीं, एक वकील थी, एक तेज तर्रार वकील जिसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, 30 साल के आसपास। नोएडा की रहने वाली थी, नाम था रंजना। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद जो रंजना की कहानी सामने आई, उसको जिसने भी सुना वही सन्न रह गया, वही सिहर उठा। यहाँ तक कि मैं भी कई दिनों तक ये सोचता रहा कि ऐसा हो सकता, और क्या मोहब्बत में ऐसी मिसालें कभी सामने आती हैं, ऐसी जिंदा मिसालें। तो पोटली से कहानी शुरू होकर पोटली की कहानी जब ख़त्म होती है तो एक नई कहानी जन्म लेती है, और ये कहानी थी रंजना की, जो पोटली में बंद थी। और 15 दिन तक, वो 2 हफ्ते तक एक पुलिस वाले के मोटरसाइकिल पर मरने के बाद कंकाल की शक्ल में वो दिल्ली, आगरा, नोएडा, गाज़ियाबाद का सफ़र कर रही थी। पता चला कि रंजना नोएडा के पास एक गांव है, वहाँ की रहने वाली थी, अच्छे परिवार से थी, पढ़ी लिखी थी। इसी दौरान उसको अपने ही गांव में रहने वाले एक लड़के से प्यार हो जाता है जिसका नाम राजू था। रंजना अच्छे घर से, शरीफ घर से, लेकिन इसके उलट राजू एक घोषित क्रिमिनल टाइप, बदमाश, कई मामले उसके पर चोरी डकैती के। लेकिन इन सारी चीज़ों को जानने के बावजूद रंजना को राजू से प्यार हो जाता है, और सच्चा प्यार होता है। और वो घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कि ये लड़का ऐसा है, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हें अच्छा लड़का मिल सकता है, वो मानती नहीं है। फिर घर वाले उसकी ज़िद के आगे मजबूर हो जाते हैं और रंजना की शादी राजू से कर देते हैं। अब शादी के बाद दोनों खुश थे, लेकिन रंजना तब उदास होती थी क्योंकि उसके ऊपर इतने केस थे, करीब दर्जन भर, कि जब तब किसी ना किसी थाने की पुलिस उसके घर पहुंच जाती और राजू को उठा कर ले जाती। अलग अलग शहरों में उसकी पेशी होती, कभी जेल में होता, कभी बेल पे बाहर आता। तो राजू के जेल जाने और बाहर आने, अंदर जाने से लेकर रंजना बहुत परेशान हो गई, और वो अपने प्यार को इस तरह से खोना नहीं चाहती थी, दूरी भी उसे बर्दाश्त नहीं थी। उसने सोचा कि मैं क्या करूं जिससे राजू हमेशा मेरे पास रहे। फिर उसने एक फ़ैसला लिया। उसने कहा कि मैं राजू के लिए अपनी छोड़ी हुई पढ़ाई दोबारा पढ़ूंगी और मैं वकील बनूंगी। अपनी मोहब्बत की खातिर उसने पढ़ाई शुरू की, LLB किया, अच्छे नंबरों से पास हुई, पर उसका मकसद सिर्फ एक था, वकील बनने का। पास होने के बाद वो वकील बन जाती है। पहला केस ही अपने पति राजू का लेती है। धीरे धीरे राजू के हर केस को वो पढ़ती है, हर केस फाइल को पढ़ती है, पुलिस स्टेशन से, कोर्ट से निकाल कर उसके सारे कारनामों, सारे क्राइम की जो जो चीज़ें थी वो सब पढ़ती है और उसके ऊपर तैयारी करती है। फिर वो अदालत पहुंचती है अपने पति का मुकदमा लड़ने के लिए। आखिरकार वो अदालत की दहलीज तक जाकर पहुंच के अपने पति का मुकदमा लड़ना शुरू करती है। मुकदमा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि राजू ने क्राइम बहुत सारे कर रखे थे। हर मुकदमे को वो अलग अलग लड़ती गई, उसकी मेहनत रंग लाई, उसकी मोहब्बत रंग लाई, और धीरे धीरे एक एक कर वो राजू को हर केस से बरी कराती चली गई। उसको देख के लगा कि शायद अगर वो इसी तरह से केस लड़ती रही तो राजू जल्द ही हर केस से आज़ाद हो जाएगा। जो केस मुश्किल था उसमें गवाह, सबूत, पुलिस से मदद, वो सब लेकर वो हर एक चीज़ कर रही थी जो एक पेशेवर वकील करता है, और सिर्फ इसलिए कि वो चाहती थी कि उसका पति उसके साथ उसके घर पर रहे, जेल न रहे। और इस बीच में वो राजू को लगातार समझाती थी कि वो जुर्म की दुनिया छोड़ दे, इससे दूर हो जाए, एक अच्छा इंसान बने। उसके जो पुराने गुनाह हैं वो उसके लिए लड़ रही है। बीच बीच में लगा राजू बदल भी रहा है, और वो केस लड़ती रही। कई केस में उसे बरी कराया, कुछ केस में उसे, जो बीच में जब वो कर रही थी तब फिर गिरफ्तारी हुई, उसमें से बेल कराया, और ये मामला चलता रहा। इस बीच में राजू सुधरा नहीं, और 2008 में उसने फिर एक डकैती की, 2008 फरवरी मार्च में, और उस डकैती के बाद वो भाग गया। बाद में पुलिस घर तक आई, चूँकि वो BC था, घोषित अपराधी, तो पुलिस लिस्ट में उसका ऑलरेडी नाम। उसके बाद उस डकैती के इल्ज़ाम में राजू को पुलिस पकड़ कर ले जाती है, वो जेल चला जाता है। रंजना मायूस, उदास हो जाती है कि वो अपने पति के लिए क्या क्या कुर्बानी दे रही है, और वो अपनी जो पुरानी उसकी जो जुर्म की दुनिया उसको छोड़ नहीं रहा। वो फिर समझाती है,
राजू के पास जेल जाकर मिलती है। वो फिर उस डकैती केस में उसकी वकील बनती है, अदालत में जाती है, अर्जी लगाती है। 1 महीने के बाद वो कामयाब हो जाती है और राजू को ज़मानत पर बाहर ले आती है। शायद रंजना की ज़िंदगी की ये सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। राजू ज़मानत पर बाहर आता है और जिस दिन वो ज़मानत पर बाहर आता अपने घर पहुंचता और उससे पहले कोर्ट में जो बाकी वकील साथी थे और जो कोर्ट के स्टाफ थे वो सब रंजना की कहानी जानते थे कि इसने मोहब्बत की, शादी की, एक गुंडे से की, एक क्रिमिनल से की, फिर उसके लिए इसने अपनी पढ़ाई शुरू की, उसके लिए वकील बनी, उसका मुकदमा लड़ा, एक एक कर उसको छुड़ाना शुरू किया, ज़मानत दिलवानी शुरू की। तो मोहब्बत हो तो ऐसी हो। तो इसकी मिसालें दी जाने लगी कोर्ट में ही। कोर्ट से ये बात होते होते गांव तक पहुंची। राजू और रंजना दोनों के घर वाले, उस मोहल्ले में ये बात चर्चा की तरह फैली कि देखो, मिसाल देखो रंजना की। तो रंजना की जब इतनी तारीफ होने लगी और मिसालें दी जाने लगी उसकी मोहब्बत की, उसकी शादी की, उसके पति की, उसकी वकील बनने की, उसके पैरवी की, ये बात जिसको कायदे से झुककर सलाम करना चाहिए, उस पति राजू को बहुत बुरी और नागवार लगी। उसे लगा कि रंजना की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है और रंजना एक हीरोइन की तरह हो गई है। लोग उसकी इज्जत करते हैं, लोग उसकी मिसालें दे रहे हैं और ये बात उसको खटकने लगी, जबकि ये सब कुछ उसने उसी राजू के लिए किया था। तो ये बात उसे बुरी लगी। इसी बीच 3 अप्रैल 2008 को रंजना कोर्ट जाती है और कोर्ट से गायब हो जाती है। वो घर नहीं लौटती। लेकिन उस दिन वो अपने घर फ़ोन करती है अपनी माँ को और कहती है कि मुझे कुछ लोगों ने मेरे हाथ पैर बांध दिए और मुझे गाड़ी की डिक्की में रखा हुआ है, शायद मेरा किडनैप कर लिया और मुझे कहीं ले जा रहे हैं। माँ ये सुनती हैं, रंजना को वापस फ़ोन करती है। थोड़ी देर के बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ। वो पुलिस में जाती हैं, रिपोर्ट लिखाती हैं, बट कोई सुराग नहीं और कुछ पता नहीं कि कौन ले गया। पुलिस कोर्ट पहुंचती है, चश्मदीदों से बात करती है तो पता चलता है कि हाँ, रंजना यहाँ से निकली थी, कुछ लोग आए गाड़ी में, उसको बैठा कर ले गए। फिर इसी में से एक चश्मदीद बताता है कि उस कोर्ट के बाहर राजू का जो भाई था वो भी था और जो लोग उसके साथ गाड़ी में गए थे उसमें एक राजू का भाई था। तो पहला क्लू था। पुलिस ऑलरेडी राजू एक क्रिमिनल। राजू तक पहुंचती है, राजू से पूछताछ करती है। राजू मना कर देता है, कहता मुझे कोई जानकारी नहीं। दिन बीत जाते हैं। पुलिस को भी लगता है कि इन दोनों की लव मैरिज, इतनी कहानियाँ, और रंजना के किस्सा बनने की कहानी पुलिस को भी मालूम थी। तो ये सारी चीज़ें थी। पुलिस तफ्तीश कर रही थी लेकिन रंजना का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। आखिर में फिर राजू के भाई और पर पुलिस ने दूसरा पैंतरा आजमाया तो कुछ दिनों के बाद वो खुला। फिर पूरी कहानी आई सामने। पता चला रंजना को 3 अप्रैल 2008 को ही गाड़ी में उठाने के बाद फरीदाबाद ले जाया गया। फरीदाबाद में खुद राजू ने अपने हाथ से अपनी बीवी का कत्ल किया। उसकी लाश को कुएं में फेंका और उस कुएं में सूखा कुआं था, उसमें झाड़ियाँ थी, कुछ लकड़ियाँ वकड़ियाँ और डाली और फिर गाड़ी से पेट्रोल निकाल कर उसमें आग लगा दी और बॉडी को उसी कुएं में जलाकर वो लोग वापस लौट आए। बाद में किसी लोकल ने उस कुएं में वो देखा, कुछ जली हुई चीज़ें पड़ी हुई हैं, शक हुआ था तो इन्फॉर्म किया गया। तो फिर फरीदाबाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। फरीदाबाद पुलिस ने फिर आसपास के इलाके में दूसरे पुलिस स्टेशन को अलर्ट किया कि इस तरह की कोई बॉडी है। यहाँ नोएडा में मिसिंग की कंप्लेंट थी ऑलरेडी रंजना की। नोएडा पुलिस को जब जानकारी मिली, नोएडा पुलिस ने फरीदाबाद पुलिस से कांटेक्ट किया। उसके बाद उसे लेकर आए, DNA कराया गया तो मैच हो गया था। और फिर उसके बाद पुलिस जो है राजू और उसके भाई और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लेती है रंजना के कत्ल के इल्ज़ाम में। गिरफ्तारी के बाद पुलिस, चूँकि अब फिर DNA करानी थी, बाकी चीज़ें मैच करानी थी क्योंकि रंजना है कि नहीं, क्योंकि बॉडी पूरी तरह से जल चुकी थी। इसीलिए वो उसको एक पोटली में डालकर रतन सिंह नाम का पुलिस वाला 15 दिन तक नोएडा से लेकर आगरा, लखनऊ और गाज़ियाबाद के चक्कर काट रहा था। लेकिन ये कहानी का पहला पहलू था। दूसरा ये था कि जब उसके बाद ये रंजना और राजू की कहानी सामने आई, इनकी लव स्टोरी उसके रंजना की मौत के बाद सामने आई,
उसके वकील बनने की कहानी सामने आई। और एक बीवी जो अपने पति के लिए इस हद तक आगे बढ़ी, अपना सब कुछ कुर्बान करके, सिर्फ उसकी लोगों ने तारीफ़ की और उसकी बातें होने लगी, उसकी मोहब्बत की मिसालें दी जाने लगी। ये बात एक पति को इतनी बुरी लगी कि उसने अपनी उसी पत्नी का खून कर दिया जिसने उसको अपना ज़िंदगी बना रखा था। तो ये कहानी जब भी मैं याद आती है मुझे, चूँकि इस कहानी के साथ जुड़ा हुआ भी था, तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आमतौर पे लोग मोहब्बत में चांद तारे तोड़ के लाने की बातें, बाकी क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं। ज़िंदगी में, सच्चाई में किसी के लिए कोई एग्ज़ाम्पल सेट करना, ऐसी मिसालें देना बहुत कम हमारे आसपास होती हैं। लेकिन रंजना ने ये मिसाल कायम की थी। एक 24-25 साल की लड़की जिसने शादी की, ये जानते हुए भी कौन है, उसके बाद उसको सुधारने की कोशिश की, रास्ते पे लाने की कोशिश की, उसके लिए पढ़ाई करती है, उसके लिए मुकदमा लड़ती है, न चाहते हुए वकील बनती है, और उस मोहब्बत और उसकी वफ़ा का सिला उसे ये मिलता है कि उसे उसका वही पति मार डालता है, और फिर वो पोटली में एक समा कर खुद को 15 दिन तक एक पुलिस वाले की बाइक पर शहर शहर भटकती है। ये थी वो कहानी